Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are on to the third video lesson on the 2 questions per day challenge. In the previous video lesson, I think I have discussed about rotation, I believe, right? Moment of inertia, if I'm not wrong, you know. So today I have picked up 2-3 questions from the work energy power. The questions are not very difficult, easy है, मेंस का ही है. और this one question I was teaching in the previous video lesson of work, तो मैं इसको इधर ही कंटिन्यू करता हूँ. इट्स एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा. ऑल गुड बच्चों? ओके, तो लेट्स सी. आई एम गोना रिपीट द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज कि we have a spring block system of mass m. It is kept in the very natural position. One block of mass m is dropped from a certain height h, and then it comes, and definitely the spring would be compressed, और एक कंप्रेस होता है स्प्रिंग के साथ में, and it will stick to the spring. वो स्प्रिंग से स्टिक करता है, right? ऐसा होने के कारण मे बी देयर कुड बी अ चांस कि जब वो आके इसको स्ट्राइक करता है, देन दिस ब्लॉक m में बाउंस बैक, ऊपर उठ जाए, इस फ्लोर को वो लीव कर दे, छोड़ दे, राइट? नाउ सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज गोना बी द मिनिमम हाइट. ऐसा नहीं कि किसी भी हाइट से गिराओ तो वो जंप करेगा, बाउंस बैक करेगा, नहीं. तो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h फॉर व्हिच this block of mass capital M is going to bounce back from the surface when this strikes the आपका जो स्प्रिंग है. क्वेश्चन क्लियर है ना? आप आप रियल लाइफ में भी देख सकते होता है. आप किसी स्प्रिंग सिस्टम को रखो, आप उसके ऊपर एक वेट गिरा दो, वो क्या करेगा? बाउंस बैक कर जाएगा, जंप कर जाएगा ना. तो व्हाट इज गोना बी द मिनिमम हाइट फॉर व्हिच इट इज गोना बाउंस बैक. यही क्वेश्चन है बच्चों, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखो. अच्छा, बिफोर दैट पॉज द वीडियो और इसको अंत तक ट्राई करो, जब तक आपको लगता है कि हाँ, आफ्टर दिस यू कैन नॉट थिंक. बहुत ही टेस्टेड टेक्निक है टू डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटीज. आप किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, योर अप्रोच विल बी इंप्रूव्ड, द वे ऑफ थिंकिंग वुड बी, दैट स्किल वुड बी इंप्रूव्ड. आप देखो इसको, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर आप लोग साथ में करेंगे, ठीक है? Okay, great. I believe you guys had paused the video and given it a very genuine try. अब साथ में करते हैं. पहली बात तो ये समझ लो बच्चों कि ये ब्लॉक लीव कब करेगा, when it is going to bounce back. अगर बाउंस बैक होता है, then what is the mathematical relation? उस टाइम पे मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, अपने को वो भी समझना है. इन नॉर्मल सिनेरियो, इस पे जो आपका, अगर इसको मैं ऐसे दिखा दूं, लेट्स सपोज दिस इज मास m, तो एक तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा बच्चों, कैपिटल mg, और एक सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन होगा. इफ इट इज नॉट फ्लाइंग, बस ग्राउंड पे स्टैटिक रखा हुआ है, then mg would be equals to normal. Normal should be equals to capital M. अच्छा, एक कैपिटल M वाला चेक करना बड़ा दिक्कत होता है, तो कैपिटल M टाइम्स ऑफ g. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. बट अगर जमीन से, ग्राउंड से वो लिफ्ट हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा, राइट? देन द नॉर्मल रिएक्शन वुड बिकम जीरो. और कभी होगा, कभी ये होगा, इट इज ओनली गोना हैपन जब इस पे कुछ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा ना. एंड ओवर हियर दैट फोर्स इज गोइंग टू बी योर स्प्रिंग फोर्स. सॉरी अबाउट दैट, वो स्प्रिंग फोर्स होगा. तो अगर ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इट इज एक्टिंग अपवर्ड, एंड इफ दिस बिकम्स इक्वल टू दिस, तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा ना. क्यों? देख लो, इफ इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन एज ऑफ नाउ, तो क्या इसका इक्वेशन लिखेंगे? n प्लस स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू mg. नाउ आई एम सेइंग दैट नॉर्मल हैज टू बी जीरो. टू लिफ्ट, नॉर्मल हैज टू बी जीरो बच्चे, फॉर ब्लॉक टू लीव द सरफेस, for block to leave the surface, और when the block leaves the surface, आप बात वही है ना, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा. तो आप इसको समझ लेना ना. तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा कभी होगा, when स्प्रिंग फोर्स, और जो भी फोर्स ऊपर लग रहा है, एज ऑफ नाउ आई कैन सी इट स्प्रिंग, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्स ही होगा. तो स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M G. आई बिलीव इस कैमरा में आ रहा होगा. ओके, गुड, ग्रेट. तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है? अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. नाउ वी गोना प्रोसीड फर्दर और देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है. पहले तो ये समझो, ठीक है? नाउ इट इज ड्रॉप्ड, इस स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करेगा नीचे की ओर, राइट? और इन द प्रीवियस वीडियो लेसन ऑन द वर्क एनर्जी पावर, मैंने वर्क एनर्जी में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में समझाया था कि कंप्रेशन कितना हो सकता है. बट अभी अपन को वो सोचना ही नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं जाना है. वी विल ट्राई टू फिगर आउट the situation, the final situation when this is going to be
गेट लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस, वो देखते हैं। तो पहले तो ब्लॉक आएगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा और वापस से स्प्रिंग उसके ऊपर फेंकेगा, स्प्रिंग वापस से ऊपर की ओर इसको थ्रो करेगा, राइट। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, इट इज डिस्टर्बिंग। चलो भाई हट जाओ, हाँ, ओके ग्रेट, सॉरी अबाउट दैट। So spring will be compressed और वापस it will be expanding, expansion होगा। But at this point अगर ये वापस expand होके it comes back to the same point, अगर इस point पे आता है spring, in that situation definitely this is not going to leave the surface, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो वही normal situation में है, तो surface को तो leave किया नहीं है। Even it comes back, this is not going to leave the surface. It means वो spring थोड़ा और stretch होगा, spring will be stretched further because it has got some काइनेटिक एनर्जी, कुछ वेलोसिटी उसके पास रहेगा। तो लेट अस अज्यूम बच्चों की स्प्रिंग यहां तक आ गया, स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड टिल हियर, और अपने पास ऐसा कुछ सिचुएशन है। नाउ दिस इज द कंडीशन इन विच दिस कैपिटल एम वुड लीव द सरफेस, ए ब्लॉक जो ग्राउंड से डिटैच्ड हो जाएगा, राइट। तो एंड ऑफ कोर्स दिस स्मॉल मास शुड बी हियर, वो स्प्रिंग के कांटेक्ट में है, क्योंकि बोला गया कि वो जो मास एम है वो स्टिक कर जाता है स्प्रिंग से। Now let's assume that this distance above the main position, क्योंकि नेचुरल लेंथ है, इसको आप मान लो मेन पोजीशन। इस लेंथ पे आने के कारण यहां पे एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। हाउ मच? k टाइम्स ऑफ x, क्योंकि बच्चों एक्सटेंशन कितना है, आपको स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग कितना है, x नहीं तो है फ्रॉम द मेन पोजीशन। अपने को पता है कि f इज इक्वल टू kx में x इज द ईदर द कंप्रेशन और द एक्सपेंशन। तो भैया ये जो स्ट्रेचिंग हो रखा है x, that would be reason for the force that would act on this block mass m, and that force is going to be k times of x। क्लियर बात इतने से? और यही kx बच्चों आपको स्प्रिंग फोर्स है, that should be equal to the weight of this block। अगर a kx, if this kx becomes equal to the mg, well that's going to be the point when this block is going to leave the surface। तो सरफेस लीव करने का जो बच्चों कंडीशन है, that should be equals to kx should be equals to your capital mg, which means the expansion or stretching in the spring should be equals to capital mg upon k। Now this is what we have got from here in terms of the value of x in terms of m and k, of course the g is there। अब अपन को देखना है कि वो x होगा कितना, what's going to be that value of x। So now since we know that one force acting on this is the gravity, another force acting on this, if I consider this as a one system, इसको पूरा एक सिस्टम बना लें, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी, इवन ऑन दिस द ग्रेविटी इज वर्किंग, एंड एक फोर्स लगेगा बच्चों वो स्प्रिंग फोर्स होगा, एंड बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इस केस में तो नॉर्मल जीरो हो गया, राइट, नॉर्मल हैज बिकम जीरो, तो नॉर्मल के कारण अपने को कोई टेंशन है नहीं, इट इज नॉट डूइंग एनी पीस ऑफ वर्क, सो द टोटल वर्क व्हिच इज डन ओवर हियर इज डन बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, दैट मींस वी कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वर्क एनर्जी थ्योरम सेज व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन or net amount of work done, because we have multiple forces acting here, so the total work done should be equals to change in the kinetic energy। clear है बच्चों? अब देखो which all elements, which all agents are doing the work। एक तो gravity काम कर रहा है और दूसरा spring force काम कर रहा है। now if I look at the initial situation, velocity in this block is 0, even at the final situation the velocity in this block is also 0। what is the difference in their position? Because gravity is a path independent force, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है कितना काम करेगा ग्रेविटी। तो बच्चों ग्रेविटी जो काम करेगा, ग्रेविटी ने जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट किया है, दिस इज h, दिस इज x, which means बच्चों ये जो लेंथ है ना, that is going to be h minus x। now if I talk about the total work done, then the two agents which are doing the work are the gravity, so the work done by the gravity, and one more agent that we have is the spring, well that is going to be change in kinetic energy। and fortunately हमारे पास इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी किनेटिक एनर्जी जीरो ही है, तो कहीं ना कहीं हम इस केस में थोड़ा से बेनिफिट में है कि बोथ द किनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो दिस इज गोना बी द इक्वेशन, और इस पर अपने को काम कर लेना, कोई मुश्किल वाली बात तो बिल्कुल नहीं है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चों देख लो, mgh, h कितना हो गया इस केस में, h minus x, well that is going to be small mg h minus x। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स देखो, स्प्रिंग फोर्स में कितना एलोंगेशन हुआ बच्चों, x,
स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड की ओर है, राइट, डिस्टेंस ऊपर की ओर है, तो कितना हो गया आपका माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ये तो अपने को पता है। इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्सेस व्हिच इज स्प्रिंग ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर वो जो स्प्रिंग है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया? माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट है जी। तो द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर एंड नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। कहानी सिंपल है ना? अब फटाफट सॉल्व करो इसको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो विल बी हैविंग mgh, देखना मैं कैपिटल एम और स्मॉल एम में कोई गच्चा न कर जाऊं, वही मेरा वो एक इश्यूज हो जाता है बच्चों, तो बी केयरफुल, आप ध्यान देना। mgx माइनस 1/2 k x स्क्वायर शुड बी जीरो। Now let us replace the value of x from this expression, यहां से हम x का वैल्यू डाल देंगे और अपन को आंसर मिल जाना चाहिए ना। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? mgh माइनस mg, आप इसको इस तरफ ले लो पहले, बिकॉज आई वांट टू नो दिस h, तो इसको ऐसे कर लो, mg, x इस तरफ गया, x कितना है बच्चों? कैपिटल M g अपॉन k, है ना, एंड माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो गया 1/2 k, आपका वही x कैपिटल M g अपॉन k, स्क्वायर है तो m स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। कहानी में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कुछ कदम पिटाई कर लेते हैं ना, तो भैया ये तो गया, दिस इज गॉन, और तो कुछ नहीं जा रहा ना, चलो अच्छी बात है। नाउ लेट अस टेक समथिंग कॉमन, ये g स्क्वायर कॉमन निकाल लो बच्चों, तो वी शुड बी हैविंग g स्क्वायर कॉमन। हियर वी कैन हैव व्हाट? स्मॉल m कैपिटल M अपॉन k प्लस कैपिटल M स्क्वायर अपॉन 2k, अच्छी बात है। एंड हियर दिस साइड वी कैन हैव व्हाट? mgh, तो यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग? mgh इज गोना बी इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो फटाफट कर लेते हैं इसको। अच्छा ये जी स्क्वायर एक तो कैंसिल कर सकते हैं ना, चलो जी तुम भी चले जाओ, चलो जो हट जाओ ना, इसको ऐसे लिख दो, एमएच लिख दो बच्चों, तो जी हो गया, ये 2 के एलसीएम हो गया नीचे, तो 2k और इस तरफ हो गया 2 टाइम्स ऑफ m कैपिटल M प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर, और प्यार बच्चों नीचे कितना आ जाएगा जी? आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k। अब इस मास को भी हटा दो ना, इधर ले जाओ, है ना, तो आपका आंसर हो गया इतना। तो दिस इज गोना बी द मिनिमम हाइट from which this small box of mass m should be dropped in order to have this capital mass block bounce from the ground। देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं किया है, आई बिलीव नहीं करा है ना। तो दिस इज गोना बी द हाइट, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक और वेरिएशन होता है, मैं आपको देकर जाता हूं, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। इसमें एक और वेरिएशन होता है इसी कॉन्सेप्ट पे, one more variations that we can have is initially rather having it from a certain height, अगर मैं पहले इसको कंप्रेस करके दिखा दूं तो हो सकता है कि नहीं, है ना। तो लेट अस सपोज कि बच्चों एक वही सिस्टम अपना नीचे ग्राउंड पे एक कैपिटल M रखा हुआ है, इन दिस केस स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड, इसको इतना कंप्रेस कर दिया गया है, एंड दिस मास M इज केप्ट ओवर हियर, स्मॉल मास रखा गया इस पे, है ना, इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड। लेट अस सपोज कि ये मीन पोजीशन बच्चों आपका है, ठीक है, और इसको ऑलरेडी कंप्रेस्ड हमने कर रखा है, लेट्स सपोज कि किसी भी एक h से मान लो, है ना, तो दिस इज कंप्रेस्ड बाय लेंथ ऑफ x h, सॉरी, द मोमेंट यू लिव इट, ये ऊपर की ओर जाएगा, राइट, और इस मेन पोजीशन को, इसको मेन पोजीशन मान लो बच्चों, इसको मेन पोजीशन मान लो, इसको क्रॉस करेगा और ऊपर की ओर जाएगा, राइट, और उस केस में ये जो मास m है वो बाउंस बैक कर जाएगा, वो इस फ्लोर को बाउंस बैक किया, इस फ्लोर को छोड़ देगा। समझ रहे हो ना? आपको इस केस में निकालना है, ये आपका होमवर्क रहा, ट्राई करना, नहीं बना तो लेट मी नो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डील कर लूंगा, आई विल डिस्कस दिस। फाइंड मिनिमम h for the same question, for the this capital M should leave the ground, for capital M leaves the ground, ये आपको नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में 0 हो जाए, ये रहा आपका होमवर्क, इसको ट्राई करियो। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो हो गया जो कि मुझे अच्छा लगा, विच इज अ वेरी मच गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और वर्क एनर्जी से मेंस में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए आई एम गोना कवर अप 2 क्वेश्चंस फटाफट फ्रॉम जेईई मेंस, और नेक्स्ट में मैं एडवांस के कुछ क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ 2 क्वेश्चन हम लोग जेईई का ले लेते हैं, जो वर्क एनर्जी पावर से पूछा गया है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑन विच वी आर डीलिंग टुडे इज द वर्क एनर्जी, है ना,
वर्क एनर्जी भी हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 2014 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स, और आपको पता होना चाहिए मेंस का है। देखो एक सिंपल सी बात है कि एक रबर है, एक इलास्टिक रबर है, आप इसको स्ट्रेच करोगे ऑब्वियसली देयर गोइंग बी रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स एट स्ट्रेचिंग ऑफ एक्स, जो स्ट्रेचिंग फोर्स इसमें आपको जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा सिंस यू स्ट्रेच इट, यू नो, अगर आप इसको x यूनिट लेट्स सपोज की स्ट्रेच कर दिया आपने, टिक 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 टिक, दिस इज x यूनिट, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया इन दिस डायरेक्शन, तो भैया इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऑब्वियसली इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द नेचुरल लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी, दिस रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों दैट इज गिवन एज, आपको जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें दे रखा है दैट इज F इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, ऐसा हमारा कोई रिस्टोरिंग फोर्स है। आपको पूछा जा रहा है, द क्वेश्चन वाज फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन स्ट्रेचिंग दिस यू नो इलास्टिक रबर फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, द नॉर्मल पोजीशन टू अ लेंथ L. So your question is work done, find the work done in stretching it from 0 to L, मतलब आपको नॉर्मल पोजीशन से L लेंथ तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क करता है ये फोर्स, आपको वो निकालना है, ठीक है। चलिए आप इसको ट्राई कीजिए, मीनवाइल आई एम गोना इरेज दिस। देखो मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 2014 का, आज से मान के चलो कि 9 इयर्स बिफोर, तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, है ना। इट डज नॉट मीन कि आजकल क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट पूछता है कंपेयर टू द बिफोर, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे कि आज से 9 इयर्स पहले पूछा गया था, बस मेरा कहने का मतलब वही है, आप लोग खुद से इसको कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट मत करिए। ओके एनीवेज, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो व्हाट इज द प्रोसेस, आई नो इट इज अ वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मान लो कि भैया इस पॉइंट से एक छोटे से एलिमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, dx के लिए हमने इसको ऐसे राइट में पुल कर दिया, तो फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देयर मस्ट बी सर्टेन वर्क दैट वुड बी डन बाय दिस फोर्स F। तो वो जो स्मॉल वर्क डन होगा बच्चों, दैट स्मॉल वर्क डन शुड बी व्हाट, F डॉट dx लगा लेते हैं, ऑल गुड। तो भैया कितना हो गया, F कितना आपका ax प्लस bx स्क्वायर, और हो गया आपका dx, so that is the small work done। और अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो कहां से कहां तक करेंगे, x इज स्टार्टिंग फ्रॉम, आपको 0 से L तक जाता है, तो 0 टू L तक द वैल्यू ऑफ x शुड गो, ठीक है। तो दैट्स गोना बी हाउ मच, x स्क्वायर, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आई एम जस्ट पिक्ड इट अप जस्ट टू लेट यू नो कि उतना भी लाइफ मुश्किल नहीं है वर्क एनर्जी पावर में। अच्छा टॉपिक आप इसको चूज कर सकते हो, आपको इसमें स्कोर लाना चाहिए, आप शुड नॉट मिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो भैया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2 प्लस B L क्यूब अपॉन 3, 0 बराबर पुट करके 0 हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क डन, कहानी खत्म है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017, एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, उसको हम लोग देखते हैं। So that is the question of JEE 2017, JEE 2017। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन बोला था कि there is a force which is dependent upon time, तो 60 फोर्स है, 60, it is a time variable force, ये टाइम पे डिपेंड करता है। Now if it is acted upon on a body, एक सपोज एक बॉडी है of mass 1 kg और 1 kg का एक बॉडी है, उस पे फोर्स लगा, राइट। तो ऑब्वियसली देयर गोना बी सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही इसमें, इस बॉडी में। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, दैट मींस u इज 0, है ना। आपको रेस्ट से स्टार्ट करते हुए इस फोर्स के कारण द वर्क डन इन 1 सेकंड निकालना, ठीक है। वर्क डन आपको निकालना, वर्क डन बाय फोर्स F इन 1 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्ट से आपको 1 सेकेंड में इस फोर्स ने कितना वर्क करा बच्चों, आपको वही फाइंड आउट करना है। देखो इसको ना 2 तरीके से कर सकते हैं।
वन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क ऑफ कोर्स एंड द काइनेमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं एंड द सेकंड वे ऑफ डूइंग इज गोना बी द वर्क एनर्जी पावर कॉन्सेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके इसको दिखाता हूं। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, लेट्स हैव द सॉल्यूशन। वी नो दैट, अपन को पता है कि भैया ये जो वर्क होता है, हम इसको मान लें ऐसे कि जो वर्क है दैट इज एफ डॉट डी या फिर एफ एक्स कर दो इस केस में, है ना, राइट। तो वर्क should be given as a product of force and the displacement, but यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना कि force is given in terms of t, right? तो t और x, तो अल्टीमेटली हम क्या मान सकते हैं कि force is what, m into a and mass is how much, 1 kg बच्चों, which is equals to 60, mass being 1, तो कहने से a is going to be given as 60 और a वेरिएबल है, it means the force is also variable, और तो मेरे को दिख रहा है it's a time variant force। now this is nothing but at relation बच्चों, है क्या ये at relation है आपका, आपको चाहिए क्या, यू वांट एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स दोनों सेम टर्म्स में आ जाए, इधर यू राइट एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स या फिर एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, बात समझ रहे हो ना। यू हैव एफ टी, यू हैव एटी रिलेशन गिवन, आपको क्या एटी रिलेशन है, इन काइनेमेटिक्स मैंने बताया आपको एटी वीटी एक्स टी एवी एंड वी एक्स एक्स, सॉरी है ना, 6 रिलेशंस होते हैं, फ्रॉम देयर ओनली इंटायर काइनेमेटिक्स गोस, उससे हम 30 या 36 रिलेशंस बना सकते हैं और सारा का सारा वही है। एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी एसएचएम, और एसएचएम भी अपने आप में एक मैथमेटिक्स है, कुछ खास नहीं है वो, इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स। और वहां पर आप फिर से देखोगे कि भाई एक्स टी वी टी एटी एक्स वी एक्स रिलेशन आने वाला है, और इस केस में मैं वही करने वाला हूं, क्योंकि अगर मेरे को एटी है, इफ आई कुड गेट एक्स टी, अगर मेरे को मिल जाए, इफ आई कुड फाइंड एक्स टी, इफ आई कुड फाइंड एक्स टी रिलेशन मेरे को निकल जाता है, मेरा कहानी खत्म, मतलब इस क्वेश्चन का कहानी खत्म, सॉरी अबाउट दैट, यू नो एक्स टी रिलेशन, क्योंकि एफ टी के टर्म्स में दे रखा है और एक्स को भी टी के टर्म्स में कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, हो जाएगा। समझ में आ रही बात को ना। तो चलो इससे हम लोग इसको मेथड 1 से करेंगे, पहला मेथड मेरे को आपको जो डिस्कस करना है बच्चों आपसे, वो मेथड 1 यही है। तो ए दे रखा है, ए कुड बी रिटन एज व्हाट, dv upon dt and that is going to be 6 times of t, then from here I can say dv should be equals to 6t, तो मेरे को मिल गया v as a function of t, right? I could get the value of v as a function of t, तो v क्या हो जाएगा, 0 to v कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो लिमिट पुट कर दो 0 to v, और एट एनी टाइम t, लेट्स नॉट पुट द वैल्यू ऑफ 1, एक जनरलाइज्ड इसका इक्वेशन वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, है ना। तो कितना हो गया बच्चों, 6t स्क्वायर बाय 2, तो 3t स्क्वायर, है ना। आपका जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हो गया इन टर्म्स ऑफ t, तो आई एम गेटिंग व्हाट, आई हैव गॉट vt रिलेशन मेरे को मिल चुका है, आई हैव गॉट vt रिलेशन, चाहिए क्या, xt रिलेशन चाहिए मेरे को, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 6t स्क्वायर बाय 2, चलो v को क्या लिख सकते हो, v could be written as dx upon dt बच्चों, dx upon dt that should be given as 3t square हो गया, ठीक है। that implies that dx could be written as what, 3t square dt, इसको फटाफट आप या फिर छोड़ दो, इंटीग्रेट क्यों करना, रहने दो, अभी इसको ऐसे रहने दो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब ऐसे भी कर सकते हो ना कि सर ये फोर्स तो वेरिएबल है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, तो वर्क डन, मान लो कि छोटा सा वर्क डन किया हमने, स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स शुड बी गिवन एज व्हाट, f dot dx, all good, do I know the value of dx, yes of course I know, which is 3t square dt, तो कहने से small work done should be f is 60 and dx is given as what, देखो मेरे को सारा कुछ t के टर्म्स में मिल गया, और क्वेश्चन में भी t ही दे रखा है टू फाइंड द वर्क डन, तो दिस इज गोना बी द स्मॉल वर्क डन, अपने को चाहिएगा टोटल वर्क डन, तो भैया इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड, t is the only variable now over here and the limit of t what you should put is from 0 to 1, क्योंकि starting from rest going to t is equals to 1 second, so the total work done should be 6 times 3 18, क्यूब है तो t to the power of 4 upon 4 हो गया बच्चों, लिमिट पुट कर दो 0 to 1, तो t 1 तो t ही रहेगा 18 upon 4 which means 9 by 2 that is 4.5 joule of work is done by this force in time t is equals to 1 second, ये पहला मेथड है, and I'm not saying कि आप इसी मेथड से ही करो, बट आपको पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि काइनेमेटिक्स अगर आपको पढ़ा है ढंग से, आपको एक्स टी वी टी ए टी वी एक्स जो भी रिलेशन आपको 6 रिलेशंस पता है, देन यू शुड बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट एंड ट्राई एंड डू इट। चलो हम लोग जल्दी से सेकंड मेथड पे चलते हैं कि सेकंड मेथड इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, जो हमारा वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट है उससे हाउ वी कैन डू इट, है ना। चलिए बच्चों, तो सेकंड मेथड पे आते हैं हम लोग, सेकंड मेथड पे हम लोग आते हैं। ध्यान देना इस बात को कि यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी निकाला था,
इसको I'm going to use, right? I'm going to use this. I'm going to use that. No? So let me take over from here. Rest everything is going to be same. आपको सब कुछ वही रहेगा कि acceleration would be given as 6 times of t. That could be written as dv upon dt. That is going to be 6 times of t. आपका बच्चों dv is equals to 6d dt. t का टिक 0 to v मान लो, टाइम है 0 to 1. तो कितना हो गया? v should be equals to 6t square by 3, that is 3. आप लिमिट पुट कर दोगे तो आपको 3 आ गया. So velocity will be how much? 3 meter per second. Initial velocity कितना था बच्चों? 0 meter per second. Now can I say that this force, which is a time dependent force, is the only force which is doing the work? It means the work energy theorem says the work done on the system should be responsible for the change in kinetic energy. So the work done should be equals to change in the kinetic energy. Right? अब उनको दिख रहा है कि kinetic energy कितना change हुआ बच्चों? So change in kinetic energy should be how much? Half mv square. Half mv square minus half mu square. आपको half m तो 1 kg है और 3 का स्क्वायर 9 है भाई साहब, 0 हो गया तो 4.5 जूल हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. So the work done by the spring, sorry this force in particular is going to be how much? 4.5 joule. ये आपका हो गया second method to solve this question. So I believe आपको ये बातें समझ में आ रही होगी. And yes, I'm going to start SHM now, and I'm also going to start the PYQ session where I'm going to work out more and more questions. Here I'm just taking two idea, as I've told you, is very simple to involve you in starting towards the JEE problems. आपको एक start देने का मेरा इरादा है, and I believe कि कुछ लोगों को पसंद आ रहा है और सबको पसंद आए, ये मेरी इच्छा है. तो ठीक है बच्चों, I'm going to see you in the next video lesson. Till then, keep studying and keep learning. And yes, do not forget to like, share, and subscribe if you like the way I'm teaching and if you like this new initiative of mine. All good. See you in the next video. Take care.